हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। तो ये सेकंड पार्ट है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा था रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। तो इसके अंदर हम समझते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। सरकार की उन प्राप्तियों के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है कि देखो, जब भी पूंजीगत प्राप्ति होती है या तो वो सरकार के लिए दायित्व बनती है, लाइबिलिटी बनती है, या उसकी पर संपत्ति में कमी का कारण बनती है। जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उसके अंदर दो विशेषताएं होती हैं। एक तो होता है कि सरकार के लिए या तो वो दायित्व बनती है या कि वो सरकार के लिए लाइबिलिटी होती है। जैसे सरकार को दिया गया ऋण जो होता है एक दायित्व होता है, क्योंकि इसे वापस करना होता है, तो इसे पूंजी प्राप्त ही कहा जाता है। उसी तरह सरकार की परिसंपत्तियों में कमी का भी कारण हो सकता है। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में भी कमी आती है। जैसे एयर इंडिया के शेयर बेचे जाते हैं तो सरकार को जो मौद्रिक प्राप्ति होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मौद्रिक प्राप्ति, जब एयर इंडिया के शेयर बेचे जाते हैं तो सरकार की जो एसेट होते हैं उसमें कमी आती है, और इस तरह की जो मौद्रिक प्राप्ति होती है उसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं ऋण वसूली, आधार या अन्य लायबिलिटी या अन्य प्राप्तियों से प्राप्त होती है। कैपिटल रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी एंड अदर रिसीट, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऋण वसूली, केंद्रीय सरकार जब राज्य सरकार जो होती है वित्तीय संकट में होती है तो उससे निकालने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, उसको लोन प्रदान करती है। तो जब ये लोन जो है राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को वापस करती है तो सरकार की संपत्ति जो होती है कम हो जाती है। और दूसरी तरह उधार और अन्य देनदारियां, जैसे हम आम जनता से लोन ले सकते हैं, आरबीआई से लोन ले सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो विश्व के दूसरे देश हैं उनसे लोन ले सकते हैं। अन्य प्राप्ति डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये निवेश के ठीक विपरीत होती है। इसका मतलब होता है विनिवेश विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार जो होती है जो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर जो होती है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, जिसके कारण निजीकरण होता है। और जो, क्योंकि देखो, जब विनिवेश किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, सरकार जो होती है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है उसके शेयर जो होती है प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो सरकार की जो बेसिकली जो सरकार की एसेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। देखो, सरकार जो होती है वो निजी क्षेत्र को जो है सार्वजनिक उपक्रम के जो शेयर होते हैं वो निजी क्षेत्र को बेचती है। पहले मैंने सार्वजनिक बोल दिया था। तो यहाँ पे वो जो होते हैं सरकार की जो जैसे सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी उद्यम है उसके शेयर जो होती है निजी क्षेत्र को बेचते हैं, जिसको निजीकरण भी कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट होता है, सरकार के एसेट कम होते हैं पर सरकार के पास मौद्रिक प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर, बजट खर्चा, बजट व्यय। वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार जो होती है विकास, प्लान और गैर विकास कार्यक्रमों से संबंधित जो अनुमानित व्यय होता है। देखो, जो खर्चा वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार अंदाजा लगाती है कि विकास और गैर विकास कार्यक्रमों के ऊपर खर्चा होगा, जो अनुमानित खर्चे का वो एस्टिमेट करती है, उसको हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय
जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं जिसको राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय से तात्पर्य होता है कि वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार जो होती है, जो अनुमानित खर्चा होता है, ना तो वो किसी एसेट का सृजन करता है और ना ही देनदारियों में कमी लाता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार जो अनुमानित खर्चा करती है उससे ना तो कोई एसेट का सृजन होता है, ना ही परिसंपत्ति बनती है और ना ही देनदारियों में कोई जो सरकार की लायबिलिटी होती है उसके अंदर कोई कमी आती है। ये दो विशेषताएं को दर्शाता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ये सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति जो है सृजन नहीं करता। जैसे सरकार जो होती है विधा मतलब ओल्ड एज पेंशन देती है, वेतन देती है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देती है, उसी तरह सरकार की या ना तो देखो कोई एसेट क्रिएट करता है, ना ही सरकार की देनदारी में कोई कमी करता है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है राज्य सरकारों को कोई ग्रांट देती है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसकी जो एग्जाम्पल है सरकार का वेतन बिल, ब्याज का भुगतान, सब्सिडी पर जो खर्चा करती है और जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो रक्षा की मतलब जो देश की रक्षा के लिए खरीदारी होती है वो राजस्व व्यय होता है। अब हम देखते हैं पूंजीगत व्यय क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य सरकार के किसी वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्ति का निर्माण करता है, जो देनदारियों में कमी लाता है। देखो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो वहां पे क्या था कि ना तो वो किसी परिसंपत्ति का निर्माण करते थे, ना ही देनदारियों में कमी लाते थे। और जब सरकार पूंजीगत खर्चा करती है तो इसका मतलब होता है कि वो वित्तीय वर्ष के अंदर वो अनुमानित खर्चा जो या तो किसी एसेट का निर्माण करता है या देनदारियों में कमी लाता है, जो सरकार की दायित्व होते हैं उसमें कमी आती है। तो इसकी दो विशेषताएं हैं, या तो ये सरकार के लिए किसी एसेट का निर्माण करता है या उसकी लायबिलिटी के अंदर कमी लेके आता है। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य सरकार के किसी वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय से है जो या तो परिसंपत्ति का निर्माण करता है या देनदारियों में कमी लाता है। जैसे कि भूमि और भवन पर खर्चा, ये उसकी महत्वपूर्ण मदें हैं। जैसे भूमि और भवन पर खर्चा या मशीनरी और उपकरण के ऊपर खर्चा या शेयरों की खरीदारी। और उसी तरह जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को जो लोन देती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब हम देखते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय। तो बजट खर्चा जिसके अंदर राजस्व व्यय या पूंजीगत मतलब राजस्व व्यय भी शामिल होता है प्लस पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है, उसको हम योजनागत खर्चा कहते हैं। गैर योजनाबद्ध खर्चा जो होता है उसके अंदर योजना व्यय के अलावा सारे जो खर्चे होते हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि रूटीन के साथ रिलेटेड होते हैं। जो बजट एक्सपेंडिचर है जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, उसको हम दो वे से वर्गीकृत कर सकते हैं, योजनाबद्ध व्यय और गैर योजनाबद्ध व्यय। तो योजना व्यय खर्चा वो होता है जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो स्पेसिफाइड प्लानिंग या प्रोग्राम्स होते हैं उसके ऊपर खर्चा होता है, जो विकास की निर्दिष्ट योजना या कार्यक्रम के ऊपर खर्चा होता है, या केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकार को सहायता देती है और इसके अंदर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों ही शामिल होते हैं। राजस्व व्यय के अंदर जैसे राज्यों को सहायता दी जाती है, पूंजीगत व्यय के अंदर जैसे सड़क, पुल, अस्पताल आदि पे खर्चा किया जाता है। देखो जो राज्य सरकार को अनुदान किया जाता है तो वो जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो अनुदान जो होता है कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। गैर योजना व्यय जो विकास की विशेष योजना और कार्यक्रम से संबंधित नहीं होती,
ना ही केंद्र सरकार की राज्य सरकार की सहायता से संबंधित होती है। योजना व्यय को छोड़ के इसके अंदर सभी प्रकार के खर्चे शामिल हैं। ये जो रूटीन काम होते हैं, जो नियमित कार्य होते हैं, उसके अंदर जो खर्चे होते हैं उसको शामिल होता है, जैसे कि कानून की व्यवस्था, रक्षा और अनुदान पर व्यय शामिल है। कुल सरकारी व्यय जो है राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय जो है, जो कुल सरकारी खर्चा होता है उसके अंदर देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, योजना व्यय या गैर योजना व्यय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। देखो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कुल सरकारी व्यय जो है इक्वल टू राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय या योजनागत व्यय प्लस गैर योजना व्यय। बाकी पार्ट जो है अगली वीडियो के अंदर करेंगे।